वेलकम टू इंडोविजन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंद्रजीत और आज मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि एमएस एक्सेल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वन बाय वन हम लोग जानेंगे डिटेल में कि एग्जैक्टली एमएस एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्र में होता है और उसको हम कैसे यूज़फुल बनाते हैं या हमारे लिए वो किस तरह से यूज़फुल होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, ये सब चीज़ें। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में एमएस एक्सेल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेल का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, कहाँ पे होता है, एक्सेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं और कहाँ तक हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं और इसमें अलग अलग रिबन्स होते हैं या उनके विंडोज़ के बारे में कि एमएस एक्सेल का विंडो कैसा दिखता है, उसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में और कुछ फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो आइए हम वन बाय वन शुरू करते हैं और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आप दूसरे भी फ्रेंड्स को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल का इसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले कि हमें स्प्रेडशीट, इसको पढ़ने के लिए हमें स्प्रेडशीट और एक्सेल को समझना होगा। एक्सेल के विंडो का जो अलग अलग पार्ट होता है वो चीज़ कैसे होता है, ठीक है। वर्कशीट में जो हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लाइक सेल और रो पे, तो वो कैसे होता है। हम किसी वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, उसमें बाद में फिर चेंजेस कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें। अलग अलग सेल पे यानी वर्कशीट में जो सेल होते हैं अलग अलग सेल पे उनमें नंबर्स कैसे ऐड करते हैं या टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें उसमें दिया है। आज हम सीखेंगे उसके बारे में भी। और अपने वर्कशीट को रिसाइज कैसे करते हैं, उसमें नई नई चीज़ें इंसर्ट, लाइक अगर पिक्चर आपको इंसर्ट करना हो तो पिक्चर कैसे कर सकते हैं, कॉलम को रिमूव करना है, नया कॉलम ऐड कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। और हम सेल को, जो सेल रेंज होता है उसको मूव कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं और फॉर्मूला फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं। किसी भी सेल को डिलीट करना हो, पूरे कॉलम को डिलीट करना हो, रो को डिलीट करना हो या मूव करना हो या रीनेम करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। वर्कशीट को रीनेम करना हो तो वो कैसे करते हैं और कुछ एडिटिंग टूल के बारे में आज हम जानेंगे वन बाय वन। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कई सारे सॉफ्टवेयर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको एक पैकेज कहा जाता है। तो उसी पैकेज में एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है एमएस एक्सेल, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में ये चीज़ें होती हैं कि हम लोग उस पर जितनी भी चीज़ें होती है वो टेबल के रूप में काम करता है। तो इसमें यहाँ पे दिया है साफ साफ कि एमएस ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। It is an office suite or office package that is a collection of MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote and InfoPath। ये MS Office के पैकेज के कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote और InfoPath। ये सब जब भी आप MS Office का कोई सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ये सब चीज़ें आपका होता है। तो इसमें से ही एक है एक्सेल। तो आज हम जानेंगे ये पूरी टॉपिक, ये पूरा वीडियो ही एमएस एक्सेल के बारे में है। तो हम जानते हैं एमएस एक्सेल क्या होता है, आइए जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट, कैलकुलेट डाटा विथ फॉर्मूलाज यूजिंग अ स्प्रेडशीट सिस्टम। यानी ये क्या है, एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, डाटा को टेबल के रूप में फॉर्मेट करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है, उसे कैलकुलेट करता है और हमें इस पर फॉर्मूला भी यूज़ करने का फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ें, जो ये सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। जिस पेज पे, जिस शीट पे होता है एमएस एक्सेल की शीट को क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एंड is compatible with other applications in the office suite। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि एमएस एक्सेल क्या है, ऑफिस सूट के एक एलिमेंट है।
ठीक है, यानी MS एक्सेल भी उसी MS ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है। तो अब जानते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है। अ स्प्रेडशीट इज द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। रेक्टेंगुलर ग्रिड का मतलब क्या होता है, वो सेल, वो छोटा सा ब्लॉक, वो छोटे से डब्बे टाइप जो दिखता है आपको, वो किसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट में जो छोटे छोटे सेल होते हैं, हम उन्हीं पे हम नंबर्स या टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक छोटा सा एक्सेल का विंडो है जिसमें बताया गया है कि ये कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें टाइटल बार कहाँ पे होता है, इसमें रिबन कहाँ होते हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शंस और मेन्यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। MS एक्सेल विंडो में सबसे ऊपर जो आपको दिखता है, जिसपे किसी भी विंडो का नाम लिखा होता है, इस पर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में ही आपके 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, ठीक टाइटल बार के नीचे कुछ टैब होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन, यानी इसको मेन्यू बार भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग रिबन होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग टैब होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो इन्हीं टैब के अंदर भी कई सारी ऑप्शंस, कई सारी चीज़ें, कई सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे रिबन के नीचे आते हैं, तो रिबन के नीचे सबसे लेफ्ट साइड में जहाँ पे सेल का नाम यानी नेम बॉक्स होता है, आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे उन सेल पे क्या होगा, यहाँ पे एक नाम दिया होता है। हम लोग नाम में ध्यान देते हैं कि नाम में यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है A1। ओके, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A1। A1 क्या करता है, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि A1, अब ये A1 क्या करता है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है A1। A1 यानी A कॉलम और 1 रो। इन क्योंकि जब भी हम जानते हैं कि सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के मिलने से बनता है। जहाँ पे एक रो और एक कॉलम मिलते हैं और वहाँ पे जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जितनी भी कार्य, हमारे जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग सेल पे होते हैं। तो इस सेल को क्या बोलेंगे, A1। ठीक है, ये होता है उसका नेम बॉक्स होता है। यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला जब भी हम यूज करते हैं किसी सेल पे तो वो फॉर्मूला यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके नीचे ये क्या है, ये स्केलिंग है, उनका नाम दिया गया है अलग अलग। ठीक है, इसको बोलते हैं टैब। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं कि कितने कॉलम है यहाँ पे, और ये कितने रो है यहाँ पे, और ये क्या करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को। ठीक है, ठीक स्प्रेडशीट आप एक साथ कई सारे शीट पे काम कर सकते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, या एक साथ कई सारे शीट ले सकते हैं। ठीक ये आपके स्प्रेडशीट के ठीक नीचे क्या होता है, आपका स्टेटस बार, जहाँ पे अलग अलग विंडो, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं हमारे स्टेटस बार पे, क्या क्या प्रोग्राम ओपन है, क्या क्या क्लोज है, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे दिया है जूम बार, हम अपने विंडो को जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट राइट साइड में दिया है आपका स्क्रॉल बार, जिससे कि हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। ये सब कुछ बेसिक विंडो हैं एक्सेल के, जो कि MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट की जैसे विंडो होती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें उसमें सेम होती हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो आइए जानते हैं आगे यूज़ ऑफ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। सबसे पहला है नंबर क्रंचिंग, यानी नंबर को कैसे इसको यूज़ करते हैं। क्रिएट बजट्स, एनालाइज सर्वे रिजल्ट एंड परफॉर्म जस्ट अबाउट एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस यू कैन थिंक ऑफ। यानी एक्सेल पे आप नंबर्स पे भी काम कर सकते हैं। क्रिएटिंग चार्ट्स, हम चार्ट भी क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा, जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो अलग अलग रन स्कोर हुआ या विकेट स्कोर हुआ या क्रिकेट की पूरी स्कोर हुई, तो वो एक अलग अलग चार्ट के रूप में दिखता है। तो वो चार्ट कहाँ पे यूज होता है, एक्सेल पे। ठीक है, तो क्रिएटिंग चार्ट्स, हम एक्सेल में चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ हाई कस्टमाइजेबल चार्ट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज लिस्ट, हम एक्सेल पे अलग अलग लिस्ट भी बना लेते हैं।
पहले क्या था कि मैक्सिमम काम मैनुअली होती थी, हम लोग अपने हाथ से अलग अलग लिस्ट नंबर वाइज लिखते थे। तो इसको और अच्छे से और यूज़फुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक्सेल का यूज़ करते हैं, ताकि एक्सेल में चीज़ें और आसानी से हो सकती हैं। तो हम एक्सेल में क्या हो सकता है, हम लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लिस्ट बनाते हैं उसमें उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूज़ द रो एंड कॉलम लेआउट टू स्टोर लिस्ट्स एफिशिएंटली। देखा आपने, तो हम रो और कॉलम पे काम करते हैं। रो क्या होता है, जब भी दो लाइन को हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, जब दो लाइन आमने सामने हो और उनको हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। कॉलम क्या होता है, अब उसी लाइन को अगर हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि ये जो आपका नंबर है यहां से लेकर ये चीज, ये पूरा क्या हो गया, आपका रो हो गया। क्या हो गया, रो। और आपका ये 1 by 1, ये आपका देखिए DEFG, ये सब क्या हुआ, ये सब कॉलम हुआ। ठीक है, तो हम इन्हीं पे काम करते हैं। असेंडिंग अदर डेटा, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेस। हम एक्सेल में अदर डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास कोई लिस्ट पहले से बनी बनाई है, हम अपने लिस्ट में उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम आराम से अपने एक्सेल शीट में इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड डायग्राम्स, हम इसमें डायग्राम्स बनाते हैं और ग्राफिक्स भी यूज़ करते हैं। जैसे यूज शेप एंड द न्यू स्मार्ट आर्ट टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डायग्राम। हम अलग अलग शेप भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप कभी देखें कि मौसम विभाग में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, कभी ग्राफ के रूप में, कभी फिजिक्स के यानी किसी फिजिकल फिनोमिना के रूप में उसको दिखता है, तो वो जो दिखाते हैं वो व्यू, वो क्या होता है, वो डायग्राम होता है। तो अलग अलग डायग्राम के लिए हम अलग अलग शेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑटोमेटिंग कॉम्प्लेक्स टास्क, परफॉर्म द टीडियस टास्क विथ अ सिंगल माउस क्लिक विथ एक्सेल माइक्रो कैपेबिलिटीज। हम बहुत बड़े टिपिकल टास्क को, मान लीजिए आपके पास 1000 की लिस्ट है, अब उस 1000 की लिस्ट में मुझसे बोला गया कि आप 3 ऐसे बंदे का नाम बताओ जिनकी सैलरी या अगर किसी की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब मेरे पास 1000 की लिस्ट है, आपको ये बोला गया कि उस 1000 की लिस्ट में से आप 3 लोगों का ऐसे 3 लोग को निकालिए जिनकी सैलरी 15 से ऊपर है। तो अगर मैं मैनुअली काम कर रहा हूँ, तो हमने कॉपी पेन पे लिखा हुआ है लिस्ट और उस पर हम 1 by 1 पेज पलट के चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरा काम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कहीं टाइम भी लगती है। तो हम एक्सेल में क्या होता है, उस लिस्ट को बना के हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेल से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है और कहीं ना कहीं एक्यूरेसी भी हमारा बढ़ता है और हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है। ठीक है, तो अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट का फीचर क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, डेटाबेस लिस्ट, हम डेटाबेस तैयार करते हैं। जैसा आपने देखा, ये किसी एम्प्लॉय का सीरियल नंबर है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, उनका कंपनी का बेस आईडी, एड्रेस है और वो कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लिए हैं, यानी उनकी लिस्ट इस तरीके से हम बना सकते हैं। वर्कशीट भी बना सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं टैली में। ये देखिए ग्राफ, जो मैंने बताया आपको चार्ट के रूप में, ये अलग अलग चार्ट है। ये सर्कुलर चार्ट है जिसमें सर्किल के रूप में अलग अलग पार्ट्स को दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब एक्सेल का यूज़ हर जगह, लगभग हर ऑफिस में, चाहे वो शीट बनाने के लिए हो, कोई लिस्ट बनाने के लिए हो या अपना लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए हो, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ें एक्सपेंसेस दिखाने के लिए हो, तो वहाँ पे एक्सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है आजकल। अब इसके लिमिटेशन देखिए, हर एक सॉफ्टवेयर का एक लिमिट होता है कि कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं या वो किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस के बारे में। तो हम एक साथ एक्सेल की कई सारी विंडो ओपन कर सकते हैं और उसको 1 by 1 हम यूज़ कर सकते हैं। बात करें लिमिटेशंस की, तो MS वर्ड 2007 की अगर मैं बात करूं, MS एक्सेल 2007 की बात करूं, तो MS एक्सेल में अगर कुल रो की संख्या गिनी जाए तो टोटल रो होते हैं 10,48,576, यानी 10,48,576 रो होते हैं। और कॉलम कितने होते हैं, 16,384, जिसको XFD से
क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है ए से लेके जेड तक, फिर उसके बाद ए बी ए सी ए 3 ठीक है। इस तरह से वो चीज़ें हम नंबर्स देते रहते हैं और ये शीट अलग अलग दी होती है। डिफ़ॉल्ट शीट हमारा 2 होता है, 2 शीट पहले से डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं। तो ये आपको जान के अच्छा लगा होगा कि इसकी लिमिटेशंस कहाँ तक है, हम कितने रो कितने कॉलम यूज़ कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे। ओपनिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम किसी एक्सेल को जब ओपन करना होता है तो कैसे उसको ओपन करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि MS एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, MS एक्सेल की विंडो को ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना। ये मैं बता रहा हूँ 2007 का, क्योंकि हर एक वर्जन अलग अलग तरीके से ओपन होता है। तो आपने देखा ये जब भी हम कंप्यूटर ओपन करेंगे तो कंप्यूटर में सबसे नीचे स्टेटस बार पे, सॉरी टास्क बार पे सबसे नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक बटन बना होता है गोला सा, जिसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर बना होता है, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर बना, हमने इस पर क्लिक किया तो अब इसमें कई सारी लिस्ट ओपन होंगी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में जितने एलिमेंट होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हमें किस पे क्लिक करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे क्लिक करना होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। अब हमने क्लिक किया तो ये हमारा एक्सेल का एक ब्लैंक विंडो ओपन हो गया, जिसमें अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। ये आपका रहा, ऊपर सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार है, उसके नीचे क्या है, मेन्यू बार, यानी इसको टैब बार भी बोलते हैं। ये आपका ऑफिस बटन है, यहाँ पे सेल बॉक्स, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। ये क्या आपका रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है, ये छोटा छोटा सेल है, एक्टिव सेल। ठीक है, शीट, ये शीट है, अलग अलग शीट हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। ये जूम टूल है, और ये क्या है, हम पेज के व्यू को कैसे देख सकते हैं। और आपका राइट साइड में क्या है, स्क्रॉल बार है। ठीक है, जिसको कि हम अलग अलग स्क्रॉल कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो MS एक्सेल की अगर बेसिक चीज़ें हम जाने तो MS एक्सेल हैज़ 8 स्टैंडर्ड रिबन, यानी टैब जिसको बोलते हैं। MS एक्सेल 2007 में क्या होता है, 8 टैब होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू, और साथ में क्या होता है, ऐड इन्स। ठीक है, तो ये सब होते हैं, उसके रिबन होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे इसके बाद कि इनका अलग अलग यूज़ कैसे होता है, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, अलग अलग टैब का अलग अलग यूज़ क्या होता है, हर टैब में अपना अलग फंक्शन होता है, तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला रिबन क्या है, MS एक्सेल 2007 का होम रिबन। ठीक है, आप देख रहे हैं, आप जब भी विंडो ओपन करते हैं तो विंडो के सबसे ऊपर ये सब चीज़ें होती हैं। ये हमने बता चुका है पहले आपको कि इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। ये है आपका टैब बार या मेन्यू बार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं होम रिबन की, यानी होम टैब की बात करते हैं। तो होम टैब में सबसे पहले क्या आता है, होम टैब में आपका क्या आता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल एंड एडिटिंग। ठीक है, तो होम मेन्यू में, होम टैब में पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फॉन्ट ऑप्शन में हम फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट साइज का यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम सेल को कलरफुल भी बना सकते हैं। अगर हमें कलर को हाईलाइट करना हो या उसकी एडिटिंग करनी हो तो वहाँ पे हम ऑल कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हमें बॉर्डर देना हो तो हम बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हुआ अलाइनमेंट, हम सेल पे लिखे हुए लेटर्स को, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अप, डाउन या मिडिल में रख सकते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल में भी रख सकते हैं। ठीक है, हम उनके क्या कर सकते हैं, सेल को अलाइन कर सकते हैं, यानी अगर हमें कभी हॉरिजॉन्टल टाइप में लिखना हो या वर्टिकल टाइप में लिखना हो तो हम वहाँ पे कैसे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सेल का फॉर्मेट, यानी सेल को हम नंबर फॉर्मेट में लिखते हैं या फॉन्ट फॉर्मेट लिखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं या डेट फॉर्मेट में लिखते हैं, ये अलग अलग उनका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है स्टाइल्स,
यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत ही यूज़फुल होता है एक्सेल के लिए कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे करते हैं। यानी अगर हमें कंडीशंस पे काम करने होते हैं तो हम कंडीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम सेल को, नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सॉर्ट और फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस। तो हम क्या करते हैं, ये सब ऑप्शन क्या होता है, ये आपका होम पे है। हम जानेंगे आगे कि सॉर्ट फिल्टर क्या होता है, फाइंड रिप्लेस क्या होता है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है इंसर्ट रिबन। इंसर्ट रिबन में क्या होता है, पिवोट टेबल होता है, टेबल होता है, पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग स्मार्ट चार्ट भी होता है, वो सब भी। और ये चार्ट भी हो सकता है, हम चार्ट पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कॉलम चार्ट हुआ, लाइन चार्ट हुआ, पाई चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, एरिया चार्ट हुआ, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक भी बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी हेडर और फुटर का यूज़ कर सकते हैं हम। और वर्ड आर्ट का यूज़ हम करते हैं, लाइक ग्राफिक्स से और कुछ इफेक्टिव टेक्स्ट के लिए। और इसमें अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं, लाइक एजुकेशनल हुआ या और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, वो सब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था दूसरा रिबन। आते हैं तीसरे रिबन पे, जिसका नाम है पेज लेआउट रिबन, ठीक है। पेज लेआउट रिबन क्या करता है, इट इज़ यूज टू ले आउट आवर स्प्रेडशीट फॉर प्रिंटिंग। यानी प्रिंटिंग के लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं लेआउट को, तो वो चीज़ हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग थीम्स होते हैं, मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, साइज़ होता है, प्रिंट एरिया होता है। हम वर्कशीट को ब्रेक भी कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी हाइट, विड्थ और स्केल को भी हम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, किसके अंदर आती हैं, पेज लेआउट के अंदर। यानी पेज लेआउट के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं उसको हम प्रिंटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि प्रिंटिंग से पहले हम जो भी एडिटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला रिबन। अब फॉर्मूला रिबन क्या होता है, यानी इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे मैं फंक्शंस की बात करूँ, ऑटो सम, ठीक है, एवरेज हुआ, ठीक है, ऐड हुआ, सम हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। रिसेंटली हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो तभी ये किसमें होता है, फंक्शन लाइब्रेरी में होता है। लाइक लॉजिकल होता है, टेक्स्ट होता है, डेट एंड टाइम होते हैं, लुकअप होता है, मैच और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जिसका हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो ये सब जितनी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं ये किस में आता है, फॉर्मूला टैब में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, डेटा रिबन यानी डेटा टैब, ठीक है। अब डेटा टैब क्या करता है, इट हैज़ कमांड्स फॉर एक्सेसिंग एक्सटर्नल डाटा, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन द स्प्रेडशीट। हम स्प्रेडशीट पे जो डाटा होता है उसे कैसे मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें किसमें आती हैं, डेटा टैब में आती हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, रिव्यू रिबन। देखिए अभी मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी आगे हम जानेंगे इस सब के बारे में कि ये चीज़ें कैसे क्या यूज़ होती हैं, ठीक है। तो रिव्यू टैब में क्या होता है, रिव्यू टैब कंटेन्स द प्रूफिंग एंड reviewing tools. If you have a table PC, you can also mark up the spreadsheet with ink. ठीक है, हम इंक के यूज से भी इसको अलग अलग रिमार्क या मार्क कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, ग्रामर अपनी, और अलग अलग वर्ड्स सेंटेंसेस को सर्च भी कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं सेल पे, कि अलग अलग सेल पे या किसी कंटेंट पे अलग अलग कमेंट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सेल में आपको कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन दी होती है। लाइक अगर हमें शीट को प्रोटेक्ट करना हो तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट शीट। और अगर पूरे वर्कबुक को ही करना हो तो हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, रिव्यू मेन्यू में, यानी रिव्यू टैब में। नेक्स्ट आते हैं व्यू रिबन पे, ठीक है। अब व्यू रिबन क्या करता है, आइए जानते हैं। व्यू रिबन हमारे व्यू को, यानी हम अपने शीट को, अपने टेबल को, अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम को किस तरीके से देख सकते हैं, यानी किस तरह से व्यू करा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया नीचे, व्यू रिबन हैज़ डिफरेंट व्यू अवेलेबल, अलाउज यू टू कंट्रोल द जूम व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड लेट्स यू एक्सेस मैक्रोस। मैक्रोस का भी इसमें यूज़ हम करते हैं।
लाइक हमें अपने वर्कबुक को कैसे देखना है, नॉर्मल व्यू में देखना है, पेज लेआउट व्यू में देखना है, या ब्रेक पॉइंट पे देखना है, हमें और क्या क्या चीज़ देखनी है, ग्रिड लाइन भी शो कराना है, हमें रूलर देखना है कि नहीं देखना है, यानी फॉर्मूला बार हमारा शो होना चाहिए विंडो पे या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और हम अपने विंडो को जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं जूम टूल के द्वारा, उनको अरेंज भी कर सकते हैं। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी फंक्शनल होते हैं फ्रीज पैन का, कि हम उसको कैसे फ्रीज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, अलग अलग पॉइंटर शेप के बारे में, अलग अलग पॉइंटर शेप के बारे में। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला जो है वो क्या है, प्लस। ठीक है, जब भी हम पॉइंटर यूज करते हैं तो वो हम यूज अलग अलग डिफॉल्ट, यानी जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट पॉइंटर कौन सा होता है, ये होता है। उसके बाद क्या बनता है, ये, इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, और जो ये सेल आपका ब्लॉक है वो क्या होता है, ऑटोफिल हैंडल होता है। ठीक है, जब भी ये इस तरह का सिंबल बनता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रोज एंड कॉलम मैनुअल रिसाइज। जब हम रिसाइज करना होता है कॉलम को तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। जब ये सिंबल बने आपके सामने तो ये सिंबल किसका प्रतीक होता है, मूव होने का, यानी हम कैसे उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब इस तरीके से, यानी वर्टिकल रिसाइज, हम जब किसी टेबल को वर्टिकली रिसाइज करना हो तो ये सिंबल बनता है। इसका हॉरिजॉन्टली रिसाइज के लिए, ये डायगोनल रिसाइज के लिए, ये डायगोनल रिसाइज 2 के लिए। ठीक है, आई, ये आई दिखने वाला क्या होता है, आई बीम का यूज होता है। और ये इंसर्ट पॉइंट, यानी जब भी आप सेल पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो सेल क्लिक करने के यानी इंसर्ट करने का ऑप्शन देने लगता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वर्कबुक को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एक नया वर्कबुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल बार पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और न्यू पे जाते ही हमें ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे हमें ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना होता है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं वो क्या होता है, तुरंत वो वीडियो यानी तुरंत वो स्प्रेडशीट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट, वर्कबुक को सेव कैसे कर सकते हैं, ओपन तो कर लिया हम लोग, कर लिए और उस पर वर्क भी परफॉर्म कर लिए, अब उसको सेव कैसे करते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही तरीका है। ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे न्यू था उसी के नीचे क्या दिया गया है, सेव, तो सेव पे क्लिक करते हैं, तो सेव बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे वो देगा नाम टाइप करने के लिए, तो जिस नाम से हमें सेव करना है फिर उसके बाद वो नाम टाइप करेंगे और सेव बटन पे नीचे सेव बटन दिया होता है उसको या उसे सेव कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हैं हम सेव करने के लिए, और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सेव है ना, दिखा आपको। सेव एज से हम अलग अलग फॉर्मेट में भी इसको सेव कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। यू मे नीड टू यूज द सेव एज फीचर व्हेन यू नीड टू सेव अ वर्कबुक अंडर द डिफरेंट नेम और टू सेव इट फॉर अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेल। रिमेंबर that older version of Excel will not be able to open an Excel 2017 worksheet unless you save it as Excel 97 and 2003 format। ठीक है, सेव एज का यूज करके हम अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, उसको हम PDF में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं किसी वर्कबुक को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने नया वर्कबुक पहले से कोई सेव किया हुआ है और उसको हमें अपने पुराने वर्कबुक पे ओपन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल O, तो वो ऐसे ऑप्शन शो करेगा हमें कैसा, तो यानी जो फाइल हम जहाँ पे रखे हैं उसको पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, ओपन पे जाते हैं, फिर जो भी वर्कबुक हमें जहाँ सेव किया है उस प्लेस पे जाते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम किसी सेल पे डाटा कैसे एंटर करते हैं। जब भी आप कोई ब्लैंक सेल ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसे कई सारे कॉलम और रो दिखते हैं,
तो एक कॉलम और एक रो जैसे ही जहां पे बनता है, कटता है, यानी जब भी एक कॉलम और एक रो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उस क्रॉस करने के बाद जो छोटे छोटे ब्लॉक बनते हैं उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? सेल। हम जब भी डाटा एंटर करते हैं तो हम सेल पे ही करते हैं, ठीक है। अलग अलग सेल पे ही हम डाटा इंसर्ट करते हैं और सेल पे ही फॉर्मेटिंग भी करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें डाटा मान लीजिए पहले से लिखा हुआ है, हमें उसको फिर से रीनेम करना है। तो हम दो काम कर सकते हैं, F2 बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर उस सेल पे डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो वो सेल क्या होता है? इंटर करने का, यानी उस पर इंसर्ट हम कोई चीज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे दिया है टू इंटर डाटा इनटू द फॉर्मूला बार, क्लिक द सेल वेयर यू वुड लाइक टू डाटा, प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला बार, टाइप इन द डाटा एरिया। Excel allows you to move, copy and paste cell and cell content through cutting and pasting and copying and pasting। हम कट पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। हम फॉर्मूला बार पे भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला बार पे एक बार क्लिक करना होता है, ठीक है। अब आते हैं डाटा को सेलेक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर हमें सेलेक्ट करके डाटा को दूसरी जगह कॉपी करना हो तो वो कैसे करते हैं। हम अपने माउस पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं, माउस पैड का, माउस का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमें डाटा को सेलेक्ट करना होता है तो हम डाटा को किसी भी ब्लैंक जगह से, किसी भी जगह से हम प्रेस करते हैं। देखिए अगर हम कभी भी अपने माउस पॉइंटर को अगर कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करते हैं यानी खींचते हैं तो क्या होता है, वो सेलेक्ट की जगह क्या होता है, वो डाटा यानी वो जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। तो उसे हमें मूव नहीं करना है, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। हमारे पास ये कॉलम छोटा सा है और छोटी सी टेबल बनी हुई है। हम क्या करते हैं, यहाँ से माउस पकड़ के माउस के साथ हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक प्रेस किए रहते हैं और उसको ड्रैग करते हैं जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना होता है। या फिर हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद पहले तो हम अपना कर्सर यहाँ पे लाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ अपना राइट एरो प्रेस करते हैं, ठीक है। राइट एरो प्रेस करते जाते हैं और जहां तक हमें सेलेक्ट करना होता है हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, देखिए हमने बताया था आपको होम मेन्यू सबसे पहला जो था क्लिपबोर्ड, उसमें ऑप्शन है कॉपी, पेस्ट और कट का, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। जब भी हमें किसी सेल को कॉपी करना होता है तो उस सेल पे क्लिक करते हैं, उसे कॉपी करते हैं और जहां हमें पेस्ट करना होता है Ctrl+V के साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था कॉपी पेस्ट का तरीका। अब जानते हैं कट पेस्ट। देखिए कट पेस्ट क्या होता है, उसके लिए क्या करना होता है, हमें जिस भी सेल को कट करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम सेल पे क्लिक करते हैं, Ctrl+X करते हैं या फिर राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन आता है उसको चूज करते हैं और जहां पे हमें पेस्ट करना है वहां पे राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट का ऑप्शन आता है या फिर Ctrl+V का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। कॉपी पेस्ट होता है जब हम किसी टेबल को यानी जब भी किसी सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव न करके, यानी वो पहले अपने ओरिजिनल प्लेस पे भी रहे और हमें जहां रखना है वहां पे भी रहे, यानी वो दोनों जगह प्लेस हो, तो वहां पे हम कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि कहीं सेल पे कोई चीज लिखी हुई है उसको वहां से हटाकर हमें दूसरी जगह मूव करना है। तो जब भी हम कोई जगह किसी का प्लेस रिप्लेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कट पेस्ट। कट मतलब वहां से रिमूव करना। अंडू और रीडो, अंडो और रीडो क्या होता है, अंडो का मतलब होता है कि अब अगर हम कोई स्टेप आगे बढ़े हैं, हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसका जस्ट एक स्टेप पीछे आना, उसे क्या बोलते हैं, अंडो। और उसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Z। क्या होता है, Ctrl+Z। रीडो क्या होता है, Ctrl+Y। अब मान लीजिए अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, मान लीजिए हमें एग्जाम्पल से तो समझते हैं, हमें लिखना है 1 2 3 4 अलग अलग सेल में लिखना है, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4 की जगह मैं 5 लिख दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एक बार हमने 4 लिखा, ठीक है, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। या कई सारे लाइन हमने लिखा और हमें फिर से उसको चेंज करके दूसरी लाइन लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, पूरी लाइन को डिलीट करते हैं और फिर नई लाइन टाइप कर देते हैं। फिर हमें याद आया कि नहीं, हमें पुराने वाली लाइन ही चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, उस पूरा नई
लाइन को डिलीट करके फिर से लिखेंगे? नहीं, हम कंट्रोल Z का यूज करते हैं। कंट्रोल Z का यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो पहले से जो पहली बार हमने लिखा है उस पर, तो पहली वाली चीजें हम वापस ला सकते हैं। अब हमने वो वापस ला दी और फिर याद आया कि नहीं, हमने जो दूसरी बार टाइप किया था वही सही था, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम कंट्रोल Y का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑटोफिल। देखिए ऑटोफिल का यूज बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑटोफिल क्या होता है? द ऑटोफिल फीचर फिल्स सेल डाटा और सीरीज ऑफ डाटा इन अ वर्कशीट इनटू अ सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल। यानी ये क्या होता है, जो सेलेक्टेड रेंज होता है उसमें अपने आप ऑटोमेटिक डाटा को फिल करना क्या कहलाता है? ऑटोफिल। एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, इफ यू वांट द सेम डाटा कॉपी इनटू द अदर सेल यू ओनली नीड टू कंप्लीट वन सेल। यानी अगर आपको एक ही जैसा सेल कई सारे सेल में रखना होता है, यानी अब जैसे आपके सामने कस्टमर का ये 4 है, अब ये 4 हमें बाकी सारे सेल में यानी पूरे कॉलम में भरना है, तो हम एक बार इस सेल को भर देंगे और हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं पकड़ के। जैसे यहाँ पे प्लस का सिंबल बनता है तो हम उसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू हैव अ सीरीज ऑफ डाटा, फॉर एग्जांपल डेज ऑफ द वीक, फिल इन द फर्स्ट 2 सेल इन द सीरीज एंड देन यूज द ऑटोफिल फीचर। हम ऑटोफिल का भी यूज कर सकते हैं डेट के लिए भी। जैसे हमने एक डेट लिखा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यानी अगर एक एक का गैप देना है तो हमें 2 सेल फिल करना होगा। क्या? 2 जून और 4 जून, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 2 और 4 को सिलेक्ट कर देंगे, यानी 2 जून और 4 जून को सिलेक्ट करेंगे और हम ड्रैग करते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या होती हैं, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑटो फिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंसर्ट सेल रोज एंड कॉलम्स। हम किसी सेल में रोज एंड कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं अभी। ठीक है, किसी सेल पे हमें रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करना है ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कॉलम है A और B। ठीक है, अब हमें A और B के बीच में भी एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया देखिए, प्लेस द कर्सर इन द रो बिलो वेयर यू वांट टू द न्यू रो और इन द कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ वेयर यू वांट द न्यू कॉलम। पहला क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें A और B का कोई कॉलम लिया, A और B कोई कॉलम लिया, अब हम क्या करेंगे, हम B पे क्लिक करते हैं, यानी B पे राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? न्यू या इंसर्ट का ऑप्शन आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो को भी, कॉलम को भी। तो हमें क्या इंसर्ट करना है वो हमसे ये पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लिक द इंसर्ट बटन ऑन द सेल ग्रुप ऑफ द होम टैब, क्लिक द एप्रोप्रिएट चॉइस सेल, रो और कॉलम। हमें जो इंसर्ट करना है हम उस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो जाता है। वैसे ही हम डिलीट भी करते हैं, हमें जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम को करते हैं सेलेक्ट और वहां पे डिलीट बटन का ऑप्शन आता है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी देखिए बहुत अच्छा फीचर है, फाइंड एंड रिप्लेस। अगर हमने कोई वर्ड कई जगह लिख दिया है और उसमें उस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम क्या उस स्पेलिंग को अलग अलग जगह जाके फिर चेंज करते हैं? कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसमें, क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, हमने कई सारे सेल पे, मान लीजिए हमने 10,000 सेल पे काम किया है, किसी का नाम है मोहित, तो हमने मोहित की जगह MOHEET लिख दिया है और हमें क्या करना है, अब हम MOHIT लिखना है। तो हम मोहित का यूज कई जगह पे किए हुए हैं, तो या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, हर एक मोहित को जाके उसको हम सेल को, यानी उस सेल पे जाके उसके नाम को रीनेम करें, या फिर फाइंड और रिप्लेस का यूज करें। फाइंड का मतलब होता है पाना यानी ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब चेंज करना। हम किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10,000 का डाटा है और उसमें हमें किसी रवि नाम के लड़के को ढूंढना है, तो रवि हम जैसे ही फाइंड कंट्रोल F, इसका शॉर्टकट होता है, जैसे ही फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
तो वहाँ पे मैं पूछता है कि आपको किसका नाम सर्च करना है। आप जिस भी नाम को सर्च करना है यहाँ पे आप टाइप कर देंगे और फाइंड पे क्लिक कर देते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे। या आप ये देखना चाहते हैं कि पूरे सेल में यानी पूरे शीट में, पूरे वर्कशीट में कितने रवि हैं, तो आप फाइंड ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको रिप्लेस करना है कि रवि की जगह आपको हम विवेक लिखना है। जितने भी रवि हैं सबको विवेक करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले जो आपको क्या करना है, ढूंढना है, यानी किसकी जगह पे जिसको रिप्लेस करना है, सबसे पहले वो लिखते हैं और उसके नीचे रवि, यानी यहाँ पे रवि लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहित या फिर कोई और नाम जो भी हमें लिखना है नया। ठीक है, तो वहां पे लिख के हम, अगर सबको करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं, या एक एक करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करते रहते हैं। ये था फाइंड और रिप्लेस। अब आते हैं एक्सेल के फॉर्मूला के बारे में कि बेसिक फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। अ फंक्शन इज अ बिल्ड इन फॉर्मूला इन एक्सेल। फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला एक्सेल के फॉर्मूला में बिल्ट होता है, यानी फंक्शंस जो हम अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या किसी सेल पे क्या करते हैं, हम अलग अलग कॉलम्स और रो पे, हम अलग अलग टेबल पे जो फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं अपने वर्क को और इजी बनाने के लिए, वो क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्मूला के थ्रू होते हैं। ठीक है, जैसे सम, ऐड ऑल सेल इन द आर्ग्यूमेंट, यानी कई सारे सेल को ऐड करना। एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सेल इन द आर्ग्यूमेंट, यानी सेल पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको उनका एवरेज निकालने के लिए। मिनिमम, यानी पूरी लिस्ट से हमें मिनिमम क्या फाइंड करना है वो। मैक्सिमम, यानी मैक्स, हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। काउंट, हमें कई सारे सेल में नंबर्स लिखे हैं या फिर कुछ टेबल में लिखा हो कुछ, तो उसमें हमें कुछ रेंज में, यानी दिए गए रेंज से हमें कुछ काउंट करना है। लाइक हमारे पास 20 लोग का डाटा है, उसमें से हमें ये काउंट करना है कि 20 एम्प्लॉय की सैलरी है, हमें ये काउंट करना है कि 20 एम्प्लॉय में से कितने ऐसे लोग हैं जितने लोग की सैलरी 2000, कितने लोग की सैलरी 15,000 है। ठीक है, तो वो हम काउंट का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टू क्रिएट अ बेसिक फॉर्मूला इन एक्सेल। हम फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कि ये जो फॉर्मूला होता है, हर फॉर्मूला का अपना एक फॉर्मेट होता है। हर फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें इक्वल का साइन देना होता है। जैसा यहाँ पे आपका लिखा है, सेलेक्ट द सेल फॉर द फॉर्मूला, हमें जहाँ फॉर्मूला लिखना है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और टाइप करते हैं इक्वल। हर फॉर्मूला के पहले हमें इक्वल का साइन देना होता है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम जो फॉर्मूला, मान लीजिए हमारे पास दो सेल हैं, जिसमें एक पे लिखा है 25, दूसरे पे लिखा है 11, हमें 25 और 11 को जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन यूज कर सकते हैं या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इक्वल A1, यानी पहला जो सेल है, हर सेल का अपना एक नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, हर सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ए कॉलम पे क्या लिखा है, ए कॉलम पे ध्यान दीजिएगा कि ए कॉलम पे क्या लिखा है 25, और ए कॉलम के दूसरे रो पे क्या लिखा है 11। तो अगर मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूं तो हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया। ये A1 क्या है, ए कॉलम में पहला यानी रो, ए कॉलम पहला रो, तो 25 जो लिखा है उस प्लेस का क्या नाम है, उस सेल का क्या नाम है A1, और जो 11 लिखा है उसका क्या नाम है A2। ठीक है, अब आप समझें कि सेल नेम क्या होता है, कॉलम और रो को मिलाकर एक नाम बना, फिर कॉलम और दूसरे रो को मिलाकर क्या बना, एक नाम बना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू A1 प्लस A2। अब हमें अगर इसका रिजल्ट फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इंटर करते हैं, तो 25 और 11 का जितना भी सम आता है वो वहां पे हमें मिल जाएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट को बोलते हैं अरेंज करना। क्या बोलते हैं, अरेंज करना। जैसे आपके पास कई सारी लिस्ट है, कई सारे लोगों की लिस्ट है, नेम वाइज है। अब हम चाहते हैं कि उनका जो नाम है वो ए से लेके जेड तक के फॉर्म में आए, या जेड से लेके ए तक के फॉर्म में आए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो हम उस वहां पे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। सॉर्ट करने वक्त
हमें होम टैब पे सबसे लास्ट में दिया होता है क्या, सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट का ऑप्शन दिया है, तो सॉर्ट में A to Z या Z to A या कस्टम सॉर्ट, ये अलग अलग सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। और फिल्टर क्या होता है, फिल्टर यानी हमें छांटना, फिल्टर को क्या बोलते हैं, छांटना, फिल्टर करना। यानी जितनी चीजें हमें जरूरत होती हैं उतना हम देखते हैं, और जितनी जरूरत नहीं होती उसको हम वहां पे अनसीन कर देते हैं। फिल्टर का यूज कैसे करते हैं, ये देखिए। ठीक है, फिल्टर अलाउज यू टू डिस्प्ले ओनली डाटा दैट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया, यानी जिसको हम देखना चाहते हैं सिर्फ वही डाटा हमें दिखे। क्या करते हैं उसके लिए, हम या तो कंट्रोल शिफ्ट L का यूज कर सकते हैं फिल्टर के लिए। फिल्टर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट L। ठीक है, तो या अगर मैनुअली हमें यूज करना हो तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्लिक द कॉलम और कॉलम दैट कंटेन्स डाटा यू विश टू फिल्टर। हमें जिसको फिल्टर करना है उसके कॉलम को हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ऑन द होम टैब क्लिक सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं। ठीक है, होम टैब के सॉर्ट और फिल्टर में जाते हैं, फिर क्लिक फिल्टर बटन। हम क्या करते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं, फिर क्लिक द एरो एट द बटन फर्स्ट सेल। हमें जिसको देखना है, सब पे तो टिक लगा होता है, हमें जिसको देखना है उस पर क्या करते हैं, हम टिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और फिर अगर हमें वापस से सब हटाना है, सबको देखना है, तो हम क्या करते हैं, सब पे क्लियर करते हैं और ओके पे सबको टिक कर देते हैं 1 by 1 और ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ये करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा पूरा फिल्टर फिर से शो करने लगता है। अब क्या करते हैं, इफ फंक्शन, यानी जहां पे हमें कंडीशन का यूज करना होता है, ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये। ठीक है, जहां पे हमें कंडीशन का यूज करना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। ठीक है, द इफ फंक्शन कैन बी क्वाइट यूजफुल इन अ स्प्रेडशीट। इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेस्ट फॉर मोर देन 1 वैल्यू। ठीक है, यानी जब एक से अधिक वैल्यू होती है तो वहां पे हमें टेस्ट करने के लिए इफ का यूज करते हैं। ठीक है, इफ का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल का साइन लगाते हैं, इफ ये कैपिटल अक्षर में, कैपिटल लेटर में हम क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं, फिर लॉजिकल टेस्ट, जो हमारा जो लॉजिकल टेस्ट होता है वो वैल्यू इफ ट्रू इफ फॉल्स। हम इसमें रेंज भी देते हैं कि रेंज का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कई सारे, अगर मुझे क्या करना है, हमने मार्कशीट बनाई, हाई स्कूल का मार्कशीट बनाया, अब उसमें हमें ये बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके परसेंटेज क्या है, कितने 50 से ऊपर है, या फिर मान लीजिए किसी ने 500 में से 200 नंबर पाए हैं तो उनके कितने परसेंटेज हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो वहां पे परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। अब उस परसेंटेज के आधार पे हमें कितने लोगों को फाइंड करना है, तो वहां पे हम इफ का यूज कर सकते हैं। उनके परसेंटेज के आधार पर, क्योंकि वो पास हैं या फेल हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज व्हाट यू वांट टू टेस्ट फॉर। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू इफ द आंसर इज टू द फर्स्ट आर्गुमेंट, इफ यस इज यस, यानी अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यस होता है, और अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो नो होता है। ठीक है, ये अलग अलग ऑपरेटर हैं, इक्वल का साइन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आप इसका यूज मार्कशीट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जब भी आप मार्कशीट बनाते हैं तो आपको इन सब का यूज करना पड़ता है कि अगर किसी का परसेंटेज 70 से एबव है तो उसे क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा, ग्रेड बी मिलेगा, वो चीज़, या 50 से ऊपर है या 50 के बीच में है, 70 से 50 के बीच में है, यानी 70 से कम और 50 से ऊपर हो, तो वहाँ पे उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, इनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोलन और कॉमा का यूज करना। वी लुकअप के बारे में मैं बताने वाला हूँ
कि वी लुकअप क्या होता है और वी लुकअप का फंक्शन एक्सेल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो वी लुकअप क्या होता है? लुकअप मतलब सर्च करना, ठीक है। जैसे हमारे पास कई सारा बड़ा टेबल है और उसमें हमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों को सर्च करना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? लुकअप फंक्शन। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली, यानी कि कॉलम वाइज हमें कैसे हम लोगों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है सच एज फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एरे एंड रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अनदर कॉलम इन द टेबल एरे। द वी इन वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। देखा आपने? तो वी मतलब वर्टिकल, यानी कि कॉलम वाइज हम कैसे उसको सर्च कर सकते हैं। तो वी लुकअप का फॉर्मेट क्या होता है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। इक्वल का सिंबल लिखते हैं, वी लुकअप लिखते हैं, फिर लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हमें सर्च करना है वो लिखते हैं। टेबल एरे, पूरे टेबल को करते हैं सेलेक्ट। कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें वी लुकअप यूज़ करने के लिए अलग अलग कॉलम का यूज़ करना पड़ता है, तो हम कॉलम इंडेक्स का नंबर देते हैं। फिर रेंज, लुकअप का रेंज क्या होता है वो भी हम उसमें देते हैं। तो हम एक अच्छे से वी लुकअप का यूज़ करते हैं। लुकअप वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू टू सर्च इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे। क्या होता है? द वैल्यू टू सर्च इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे, यानी टेबल एरे को कैसे यूज हम कर सकते हैं। टेबल एरे, टू और मोर कॉलम ऑफ डाटा, टू और मोर कॉलम ऑफ डाटा यूज अ रेफरेंस टू अ रेंज और range name. The value in the first column of table array are the values searched by lookup value. These values can be text, numbers or logical values. Uppercase and lowercase text are equivalent. यानी लुकअप वैल्यू क्या होता है? जिस वैल्यू को हमें, यानी वो पहला कॉलम जो कि हमें टेबल एरे से सर्च करना है वो होता है लुकअप वैल्यू। टेबल एरे क्या होता है? वो पूरा टेबल जिसपे नंबर्स, टेक्स्ट और बाकी चीज़ें हम लिखे हुए हैं, वो पूरे टेबल को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? टेबल एरे। अब कॉलम इंडेक्स का नंबर क्या होता है? हमें जो कॉलम सर्च करना होता है, जिस पूरे कॉलम को सर्च करना होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉलम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? हम जो चीज़ें करने वाले होते हैं उसकी एक लिस्ट होती है, तो वो क्या होता है? इंडेक्स, ठीक है। कॉलम इंडेक्स का मतलब क्या होता है? द कॉलम नंबर इन टेबल एरे फ्रॉम which the matching value must be returned, ठीक है, जो वैल्यू मैच करता है। a column index number of one return of the value in the first column in table array, ठीक है, यानी जो पहला वैल्यू है वो रिटर्न क्या होता है टेबल एरे में। a column index number of two returns the value in the second column in table array and so on। ऐसे ही वो क्या होता है? कंटिन्यू चलता रहता है। यानी जो भी कॉलम इंडेक्स हमारा, जो भी हमारा टेबल एरे है, उस टेबल में से पहला कॉलम हमें कौन सा सर्च करना होता है वो, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा सर्च करना होता है वो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे ऐसे वो क्या होता है आगे बढ़ता रहता है, ठीक। रेंज लुकअप क्या होता है? अ लॉजिकल वैल्यू दैट स्पेसिफाई वेयर यू वांट टू लुकअप टू फाइंड एन एग्जैक्ट मैच और एन अप्रोक्सीमेट मैच, ट्रू और फॉल्स। हमें ये देखना है कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर उसके आसपास की चीज़ें चाहिए। यानी हमें जिस टेबल में, अगर मैं जो भी टेबल ले रहा हूँ उस टेबल में जो कंटेंट है हमें सेम वही कंटेंट चाहिए या उस कंटेंट के आगे पीछे की वैल्यूज़ भी चाहिए, वो क्या होता है? रेंज लुकअप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है? काउंट फंक्शन। सो काउंट फंक्शन क्या होता है? काउंट्स द नंबर ऑफ अ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स अ नंबर्स, यानी पूरे सेल रेंज में से जो भी नंबर हमें काउंट करने हैं वो क्या होता है? काउंट होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं, काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2 पूरा रेंज हम दे देते हैं। अब काउंट इफ का यूज कैसे करते हैं ये जानते हैं। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन, कंडीशन के साथ उस रेंज में से काउंट को यूज करना। जैसे हमने आपको बताया ना कि कोई मार्कशीट है,
ठीक है, किसी का कई लोग के मार्कशीट हैं, सबके अलग अलग मार्क्स परसेंटेज दिए हुए हैं। हमें उनमें से क्या करना है कि इसे इतने लोग का काउंट करना है, यानी 10 लोग का पूरा मार्कशीट बना है। हमें ये पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनका क्या होता है मार्क्स 50 से ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे काउंट करते हैं, वो काउंट करते हैं कितने लोग हैं, यानी 50% से ऊपर जितने लोग मार्क्स पाए हैं वो उनका हम काउंट कर ले कि वो कितना टोटल हुआ। वहां पे हम काउंट इफ का यूज करते हैं। क्या सिंटैक्स होता है, इक्वल टू काउंट इफ रेंज और देते हैं क्राइटेरिया में, यानी कंडीशन क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, जो भी चीजें होती हैं हम यहाँ पे देते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज इज द रेंज ऑफ सेल फ्रॉम विच यू वांट टू काउंट नॉन ब्लॉक सेल। क्राइटेरिया क्या होता है, इज द कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एक्सप्रेशन और टेक्स्ट दैट डिफाइंस विच सेल विल बी काउंटेड। ठीक है, यानी ये क्या होता है, हम जो भी एक्सप्रेशन, जो भी कंडीशन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ बताऊंगा कि बेसिक फंक्शंस के क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम एक्सेल में चीज़ें यूज कर सकते हैं। वो आई थिंक आपको ध्यान से देखना चाहिए और आपको ध्यान से समझ में भी आएगा। तो बेसिक फंक्शन क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, लॉजिकल फंक्शन होते हैं और डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं। ये एक्सेल में कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, हम जानते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, टेक्स्ट फंक्शन में हम अपर, लोअर और प्रॉपर के बारे में जानते हैं। ये एक छोटा सा वर्कशीट है जिसमें कि 3 रो है और 2 कॉलम, जिसमें है नैन्सी डेवोलियो। ठीक है, ये किसी का नाम है जो कि स्मॉल लेटर में भी लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर में भी लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो सेल लिखा हुआ है, सेल पे जो भी लेटर लिखे हुए हैं वो पूरा का पूरा हो जाए कैपिटल लेटर में। तो वहां पे हम अपर का यूज करेंगे, तो इक्वल टू अपर सेल रेंज A2, यानी हमें ये A2 को क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वो जैसे ही इक्वल टू अपर और ब्रैकेट में सेल रेंज देते हैं और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल में पूरा पूरा आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो नैन्सी डब्ल्यू लिखा हुआ है ये क्या हो जाए, पूरा स्मॉल लेटर में हो जाए। अगर स्मॉल लेटर में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू लोअर, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट है और वही सेल रेंज फिर से देते हैं। जैसे इंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा स्मॉल लेटर। और प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं कि हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो तो वो कैपिटल हो जाएगा, तो वो प्रॉपर लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में आता है ट्रिम, यानी हमें स्पेस, लिखे गए वर्ड के स्टार्टिंग या एंडिंग में स्पेस है, उस स्पेस को ट्रिम करना हो तो वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। लेफ्ट, राइट और लेन फंक्शन, यानी किसी वर्ड के लेफ्ट में कितने अक्षर हैं वो उसको काउंट करना हो, या किसी के वर्ड, किसी सेल में जो टेक्स्ट लिखा है उसके लेफ्ट साइड में कितने वर्ड हैं उसको काउंट करना हो तो वो क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन का हम लेंथ काउंट करने के लिए केयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्केटेनेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्केटेनेट क्या होता है, 2 सेल को जोड़ना, यानी 2 टेक्स्ट फॉर्मेट, 2 टेक्स्ट सेल को जोड़ना। जैसे मुझे नैन्सी अलग लिखा है, अलग कॉलम में है, और डब्ल्यू अलग कॉलम में है, तो हमने क्या किया, इक्वल टू A2 एंड डबल इनवर्टेड कॉमा फिर स्पेस डबल इनवर्टेड कॉमा फिर B2, यानी पहला सेल और दूसरे सेल के बीच में ये फंक्शंस यूज किया हमने। तो ये देखिए स्पेस के साथ इन दोनों को हम एक साथ एक ही सेल में ला दिए। ठीक है, कॉन्केटेनेट फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू कॉन्केटेनेट A2 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस फिर कॉमा फिर B2, ये नैन्सी डब्ल्यू आ गया। आप कॉन्केटेनेट की जगह आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट और सर्च फंक्शन का है कि हम सर्च कैसे करते हैं। नेक्स्ट होता है मैथमेटिकल फंक्शन। अब
ये मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट करना। हमें क्या करना है? 6 को अलग अलग फॉर्मेट में, यानी सेल्सियस को फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अभी हमको केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है? मैथमेटिकल फंक्शन में आता है। राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? किसी भी अक्षर के राउंड यानी नियर अबाउट राउंड फिगर हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे राउंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल बता दूं कि पहले में लिखा है यानी A2, एक कॉलम का, दूसरे रो पे लिखा है 20.3, ठीक है। हमने जब राउंड का यूज़ किया तो क्या किया? 0, तो क्या किया? वो 0.3 को डिसेबल कर दिया, यानी 0.3 को वो नहीं काउंट किया, सिर्फ 20 को लिया, ठीक है। अब दूसरे में क्या हुआ? राउंड अप, यानी हमें डेसिमल के अप वाला वैल्यू लेना है और 0 तक लेना है, तो वो क्या किया? 21, ठीक है। ये क्या किया? मोटी मोटा 21 मान लिया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड का यूज। अब ध्यान से इसको देखिएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा। अब नेक्स्ट है काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट का यूज करना, ठीक है। तो काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी एक टेबल में यानी एक कॉलम में जितने भी वैल्यू हैं उन सबको काउंट करना, वो अगर ब्लैंक हो तो भी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि A2, A3, A4, A5। अब ये A2 का मतलब क्या होता है? एक कॉलम और दूसरा रो। 20.3 जो लिखा है उसका नाम क्या है? A2, यानी ये A2, A3, A4, A5, ये पूरा कॉलम क्या हुआ? पूरे सेल को जोड़ दिया इसने, तो कि टोटल कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। कॉलम में कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू। हम जो भी रेंज देंगे, देखिए A2 से A5 के बीच में रेंज दिया है, अगर हमने A1 लेता तो पूरा 5 हो जाता, ठीक है। यानी ये नंबर्स पे काम करता है, ठीक है। अब ब्लैंक, यानी पूरे रेंज में से ब्लैंक कितने हैं? काउंट ब्लैंक, यानी A2 से A5 का रेंज दे दिया हमने, उसके बीच में एक ब्लैंक है, देखिए आपके सामने ये है, ठीक है। तो वो क्या हुआ? ब्लैंक है। अब काउंट इफ, जैसा कि हमने आपको बताया कि काउंट इफ का यूज कैसे करते हैं, इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। ये कुछ सेल्समैन हैं और इन्होंने इतने चीजों की सेल्स किया, परचेज किया, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि पूरे रेंज में से अगर 9000 से ऊपर, सॉरी 9000 से नीचे कितने लोग हैं, यानी कितने लोग की सेलिंग 9000 से ऊपर हुई, इस रेंज में से 9000 की सेलिंग कितने लोगों की हुई, तो आइए जानते हैं। कितने की हुई? 9000, 8000 और 5000, ये 3 लोग हैं, यानी यहाँ पे कितना रिजल्ट आया? 3। कैसे आया जानते हैं। इक्वल टू काउंट इफ, ये हमें लिखना पड़ता है, ये फंक्शन का नाम है B2:B7, यानी B2 से लेकर B7 तक के रेंज। अब B2 क्या है? यानी ये दूसरा कॉलम B2 से B7 के बीच का पूरा रेंज दे दिया और कॉमा, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में हमने फंक्शन लिखा। ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन लिखते हैं ये किस में लिखते हैं? हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो 9000 के बराबर या 9000 से ऊपर है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, 1, 2, 3, B2 से B7 ना, 1, ठीक, यानी 9000 से बड़े हैं या 9000 हैं, तो कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। B7 तक लिखता है 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्या हैं? ये ले लिया, ठीक। ऐसे ही नाम पे भी करते हैं, ये नाम ले लिया, कितने लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा? वो काउंट इफ का हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है? सम इफ, सम जोड़ते हैं, अगर कंडीशन के साथ हम सम का यूज कर सकते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं? उसको सम इफ बोलते हैं। इसमें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सम इफ, A2 से A7 के बीच में हम सम करते हैं, यानी A2 से A7 के बीच में क्या करते हैं? सम करते हैं। तो हमें क्या? बुशानन किसी का नाम है, ये बुशानन कितनी बार आया, यानी बुशानन की सेलिंग जो है वो
कितनी हो गई, जितनी बार भूषण आया होगा टोटल सेल उसका कितना हो गया B2 से B7 के बीच में, यानी 9,000, 15,000 और 5,000, इन तीनों को मिलाकर कितना हो गया 29,000 यानी 29,000। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी करते चले गए, तो ये रिजल्ट आते चला गया। इसका आप ज़रूर यूज़ करें एक्सेल पे और बताएं कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट है लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, इफ़ एंड और इन सब का यूज़ करना जो लॉजिक के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ B2 क्या है ग्रेटर देन 10। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ किया गया है, ग्रेटर देन 10, हाई रिस्क एंड लो रिस्क। तो यहाँ पे ये हाई रिस्क, अगर ये 10 से बड़ा होता है तो रिस्क हाई होता है, और अगर 10 से नीचे होता है तो रिस्क लो होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शंस लिए गए, इफ एंड और का फंक्शन के साथ इसको यूज़ करते हैं। ये इफ B3 लेस देन 5, ये डबल कॉमा फंक्शन दिया गया लेस देन 5, फिर इफ एंड के साथ B3 लेस देन इक्वल टू 5 एंड B3 इक्वल लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 10। ठीक है, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और कितना आपको समझ में आया। नेक्स्ट होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शन के बारे में जानते हैं। इंसर्ट एंड ऑटोमेटिकली अपडेट डेट और टाइम यूजिंग द टुडे एंड नाउ फंक्शन। ठीक है, हम टुडे का भी यूज़ कर सकते हैं करंट डेट के लिए और नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं करंट डेट के लिए। ठीक है, किसी भी डेट को अगर अपने एक्सेल शीट पे आज की डेट लानी है किसी भी सेल पे, तो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ये हर विंडो पे काम आता है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन जैसे ही आप लिखते हैं तो करंट डेट आता है, और अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल पे करंट टाइम आ जाए तो आप कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं। ये था डेट एंड टाइम फंक्शन। उम्मीद है आपको एक्सेल की ये टॉपिक बहुत समझ में आई होगी, लुकअप समझ में आया होगा, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और ये हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या सजेशन हमें देना चाहते हैं। और इसको अपने फ्रेंड्स में बहुत शेयर करें जिनके लिए ये यूज़फुल होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज की वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच।